नमस्कार साथियों, मैं मयंक गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर। हम अगर देखें तो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो है वर्ण विचार के अंतर्गत। अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो वर्ण विचार के अंतर्गत ही पढ़ा रहा था। वर्ण विचार के अंतर्गत अभी भी मेरे एक दो टॉपिक बाकी हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका जो है वो मैं आज आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे कई वीडियो में समाप्त हो पाएगा। वो आपका टॉपिक है संधि। आज मैं आपको शुरू कराऊंगा संधि क्या होता है। ठीक, आज हमारा जो टॉपिक है वो है संधि। ठीक है, देखिए संधि समझने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि YouTube पर आपको संधि से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, ये कहते हैं मिलेंगे आपको कि 1 मिनट में संधि सीखिए, 1 मिनट में संधि पहचानिए, आधे मिनट में संधि पहचानिए। एक आध तो मैंने ऐसा देखा है कि नैनो सेकंड में आप संधि पहचानेंगे। ट्रिकें बताते हैं, वो कुछ ट्रिकों के माध्यम से संधि को पहचानने की बात करते हैं, लेकिन मैं बिना ट्रिक के पढ़ाता हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य है आपको समझाना, ना कि रटाना। मैं रटाता नहीं हूं कुछ भी चीज, और ना ही आपसे कहता हूं कि कोई भी चीज रटिए। मैं केवल, मेरा काम है समझाने का, और वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ट्रिकें फेल कैसे होती हैं वो जरा देखिए। उन्होंने ये बताया कि जहां बड़ी मात्रा दिखाई दे वहां पर दीर्घ संधि तुरंत लगा देना, देखना मत, आंखें बंद करना। 2 शब्द दिए हैं, एक बागीश दिया हुआ है और एक दिया है आपका विद्यालय। क्या दिया है? विद्यालय। चलिए, अब इन दोनों शब्दों को अगर देखा जाए तो यहां पर दोनों में ही बड़ी मात्राएं आ रही हैं, अर्थात बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और री जहां आती है वहां दीर्घ संधि हो जाती है। ये आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको दीर्घ संधि दिखाई देगी तो आप दीर्घ संधि लगा दोगे। चलो यहां तक तो ठीक है, आपने नैनो सेकंड में उत्तर देना है ना, तो नैनो सेकंड में तो ये भी दीर्घ है और ये भी दीर्घ है। लेकिन यही आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कि ये तो है विद्या और आलय, तो इसका मतलब ये तो दीर्घ संधि है, लेकिन बागीश में दीर्घ संधि नहीं होती। ये बना है वाक धन ईश से। किससे? वाक धन ईश। और वाक धन ईश, वाक माने वाणी और ईश मतलब देव, तो वाणी के देव इसका अर्थ है। और ये आपकी दीर्घ क्या, ये स्वर संधि भी नहीं है, ये व्यंजन संधि है। तो हो गई ना ट्रिक फेल। और भी देखते हैं। ठीक है, एक आया महोदय शब्द। ठीक है, एक आया मनोहर। अब देखिए दोनों में ही ओ की मात्रा दी हुई है, दोनों में ही ओ की मात्रा दी हुई है। वो क्या कह रहा है कि जहां छोटी ए की मात्रा, जहां छोटे ओ की मात्रा या अर्थ दिखाई दे वहां पर आप तुरंत बिना आंखें बंद करिए और गुण संधि लगा दीजिए। तो आप लगाइए इसमें गुण संधि। यहां तक तो आप ठीक है, महाधन उदय होती है तो आप महोदय सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहां पर अगर इस पर लगा दिया आपने गुण संधि तो आपका गलत हो जाएगा। ये मौन मनोहर होती है, मनः धन हर, और विसर्ग संधि है ये, ना कि गुण संधि। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ट्रिकें फेल हो जाती हैं। मैं आपको संधि रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक संधि। ठीक है, संधि की अगर बात करी जाए तो संधि की परिभाषा क्या है? संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। तो संधि क्या निकल के आई कि जब दो वर्णों को मिलाया जाता है और उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बात यहां तक समझ में आई? ठीक है, तो संधि किन में होती है? वर्णों में होती है, ना कि शब्दों में। अब बात करेंगे, कुछ मेरे से कहते हैं, क्लास में भी कहते हैं, ऑफलाइन क्लास में, कि सर जी आप तो कह रहे हो कि वर्णों में संधियां होती हैं, लेकिन आप जब भी संधि कराते हो तो 2 शब्दों को ही क्यों लेते हो? तो वो इसलिए लिए जाते हैं कि देखिए संधि तो वर्णों में होती है, यानी कि कम से कम आपके पास अगर 2 वर्ण हैं तो संधि हो जाएगी। लेकिन अधिक से अधिक की बात करी जाए तो संधि हम तभी तो करेंगे जब हमको आवश्यकता होगी। जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाषा में हम वर्णों का प्रयोग शब्द बनाकर ही तो करते हैं। तो संधि की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हमारे पास शब्द होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि पहले शब्द के आखिरी वर्ण से दूसरे शब्द का पहला वर्ण संधि कर लेता है, अर्थात ज्वाइंट हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, संधि समझने से पहले ये जो मैं चीज आपको कराने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संधि आपको अगर करनी है तो संधि करने से पहले आपको आना चाहिए वर्ण विच्छेद।
अगर आपको ये चीज आती है वर्ण विच्छेद, देखिए संधि ना कर पाने का या संधि विच्छेद ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वो वर्ण विच्छेद नहीं समझ पाते। वर्ण का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो बात यहां तक समझ में आई। या कहा जाए जो हम अपने मुंह से उत्पन्न कर रहे हैं ये ध्वनि है, और ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। यहां तक तो बात आपने मैंने पुराने वीडियो में पढ़ा दिया है। अब समझिए वर्णों को विच्छेद करना अर्थात तोड़ना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिख देना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। और याद रखिएगा वर्ण विच्छेद में हम जो हमारे मूल वर्ण होते हैं उन्हीं के रूप में तोड़ते हैं। चलिए देखते हैं वर्ण विच्छेद किस तरीके से होता है। जैसे कहीं पर आपको लिखा दिखाई दे रहा है क, क्या लिखा है, क। अगर इस क की बात करी जाए, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो इसका भी वर्ण विच्छेद हो जाएगा। ये बन जाएगा क और अ। इसमें क और अ, क के नीचे लग जाएगा आपका हलंत और उसमें से हम अ निकाल के अलग रख देंगे। यदि क के ऊपर किसी और की भी मात्रा होती तो हम क्या करते, इसी तरीके से करते, अलग अलग वर्णों को कर दिया जाता। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। तो ये तो मैंने एक एक अक्षर का किया है। अब हम शब्दों को लेके चलते हैं। जैसे मान के चलो शब्द दिया है माता, क्या दिया है, माता। अब माता का अगर वर्ण विच्छेद करें तो देखिए म, आ, त और अ। ठीक है, जब हलंत किसी व्यंजन के नीचे लगता है तब व्यंजन अपने मूल रूप में आ जाता है, अर्थात स्वरों को और व्यंजनों को अलग अलग करके लिख देना भी वर्ण विच्छेद ही कहलाता है। बात आपकी समझ में आ गई होगी। और भी कुछ शब्द देखते हैं, जैसे कि अगर यही माता की जगह लिखा होता मातृ, क्या लिखा होता, मातृ, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो म, आ, त और ता के नीचे मात्रा किसकी है, री की है, इसको अलग कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, री आ जाएगा। यहां तक बात आपकी समझ में आई। लेकिन यदि शब्द इस तरीके से होता सत्य, अब देखिए क्या है, देखिए सा में क्या दिया हुआ है, आ दिया हुआ है, तो उस आ को भी अलग कर दीजिए। अब ये क्या है, ता है, क्या ता में स्वर है, नहीं है, तो हम यह स्वर लिखेंगे भी नहीं। अब बचा क्या, या में स्वर है, हाँ जी है, तो आपका क्या हो गया, ये सत्य का वर्ण विच्छेद हो गया। और भी कुछ देखते हैं हम, जैसे हमने लिखा अंतः, क्या लिखा, अंतः। अब इसका वर्ण विच्छेद करना है तो कुछ लोग इसको सीधे सीधे इस तरीके से कर देंगे, लेकिन ये नहीं है। मैंने आपको बताया था, पढ़ाया हुआ है मेरी वर्णमाला के, आप वीडियो को देखिए, प्ले लिस्ट आपको ऊपर मिल जाएगी, वर्णमाला के वीडियो को देखिएगा आई बटन में जाकर, तो आप पता लगेगा। तो इसका अगर वर्ण विच्छेद करें तो आपका निकल के आएगा इस तरीके से, और फिर आएगा त के साथ में अह लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी अ अलग होगा और विसर्ग अलग होंगे। तो ये क्या हो गया, अंतः का वर्ण विच्छेद हो गया। और भी देखते हैं, जैसे मान के चलिए जो संयुक्त वर्ण होते हैं, जैसे क्षेत्र है। अब क्षेत्र का यदि करेंगे तो क्षेत्र क्या है, श और त्र दोनों ही संयुक्त व्यंजन है, तो इनका भी जो वर्ण विच्छेद होगा तो इनको भी तोड़ना पड़ेगा। तो श किससे बना है, का और श से। अब ये दोनों आधे करके हम इस पर मात्रा किसकी है, ए की है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपका, त आएगा। त के साथ में क्या जुड़ा होता है, रा जुड़ा होता है। रा पर मात्रा किसकी है, आ की, उसको अलग कर लीजिए। क्या ये सही है, ये जो मैंने वर्ण विच्छेद किया है सही है, अभी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने रा के नीचे हलंत नहीं लगाया है, क्योंकि हम व्यंजन में से स्वर को भी निकाल के फेंकेंगे तब जाके वर्ण विच्छेद कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने हलंत नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और देखिए अगला है सत। ठीक, मैंने क्या लिया, सत। तो देखिए स, इसमें आ और क्या बचा, त। क्या अब आ आएगा आगे, नहीं आएगा, क्यों, ता के नीचे हलंत पहले से ही लगा हुआ है, इसका मतलब उसमें स्वर है ही नहीं। तो यहां तक आपका सत का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। और भी देखते हैं, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे द्वार ले लिया मैंने, एक द्वार। ठीक है, द्वार है द, फिर व, और व में आ की मात्रा लगी हुई है, फिर र है और रा के साथ में आ है। ये हो गया द्वार का वर्ण विच्छेद। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं, मैं अभी इधर कर रहा हूं। देखिए जैसे एक है शब्द सर्प। सर्प की यदि बात करी जाए तो देखिए स के साथ में क्या है, अ है, और ये क्या है, ये रेफ रा है। ये रेफ रा का जिस स्थान पर उच्चारण होता है तो अपने से आगे वाले के सर पर बैठा होता है। असल में ये जो रा है वो यहाँ पर आधा है, तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, प और अ।
बात समझ में आ रही है? ठीक इसी तरीके से देखते हैं प्रथम, इसका वर्ण विच्छेद देखिए, देखिए प र अ थ अ और म और अ। तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक और देख लेते हैं उद्धार। उद्धार का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये ऊ अपने आप में ही स्वर है, फिर द है, द में ध दिया है, ध के बाद में आ है और फिर र है और र के साथ में आ जुड़ा हुआ है। यहां तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक शब्द और देख लेते हैं विद्या। विद्या का वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिए व के नीचे हलंत लगाएंगे, व में से मात्रा कौन सी प्राप्त हो रही है आपको? ई प्राप्त हो रही है। इसके बाद ये द्य बना होता है द और य से, तो द और य लिखिए, या के ऊपर किसकी मात्रा चढ़ी हुई है? आ की मात्रा चढ़ी है और इस तरीके से हम लिख देंगे। संभवतः आपको ये वर्ण विच्छेद अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बात समझ में आई? तो वर्ण विच्छेद हम क्या करते हैं कि स्वरों और व्यंजनों को या किसी भी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिख देना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि सर्प में कितने वर्ण हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो कितने वर्ण हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 वर्ण हैं। ठीक है, सर्प में 5 वर्ण हैं। प्रथम में कितने वर्ण हैं आप आराम से बता सकते हो। उद्धार में कितने वर्ण हैं ये आप आराम से बता सकते हो। विद्या में कितने वर्ण हैं आप आराम से बता सकते हो। अर्थात वर्णों के आधार पर इनको तोड़ देना। अब देखिए सवाल ये उठता है, मैं बहुत सालों से ऑफलाइन क्लासें पढ़ा रहा हूं तो मुझको पता है कि आपके दिमाग में किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। देखिए एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर जी, जैसे आपने ए बताया था कि ए जो होता है वो आ और ई से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अगर मान के चलो किसी शब्द पर जैसे तथैव लिखा हुआ है, तो अगर हम इसका वर्ण विच्छेद, देखिए वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद में अंतर है। वर्ण विच्छेद अर्थात प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिख देना। तो सर जी हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, तो वर्ण विच्छेद क्या इसका हम इस तरीके से कर सकते हैं, त अ थ अ या आ और ए और व और अ। तो ये अगर हम वर्ण विच्छेद की बात कर रहे हैं, तो अगर आप वर्ण विच्छेद इस तरीके से कर दोगे तो गलत हो जाएगा। हम वर्ण विच्छेद जब करते हैं तो जो हमारी स्वर होते हैं वो उसी मूल रूप में लिखे जाते हैं। तो इसका वर्ण विच्छेद ये नहीं होगा, इसका वर्ण विच्छेद होगा त अ थ ए व और अ। वर्ण विच्छेद कर रहे हैं हम, संधि विच्छेद नहीं कर रहे। बात समझ में आ गई आपके? यहां तक बात समझ में आ गई है? वर्ण विच्छेद आपकी समझ में आ गया। और वर्णों को मिलाकर एक कर देंगे तो वो शब्द बन जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं, स्वर से पहले वाले व्यंजन के साथ उसको जोड़ते चलिए। देखिए क्या बन गया, सा। अब रा के साथ स्वर है नहीं है तो रा आधा रह गया। पा के साथ स्वर है तो इस पा को लिख दीजिए। अब रा आधा है तो कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, आपका सर्प शब्द बन गया। अब उद्धार को बनाते हैं। देखिए उद और ये धा के साथ में आए, ऊ अपने आप आ गया। इसके बाद दा और धा को एक साथ में मिलाइए, क्योंकि इनमें स्वर नहीं दिया है। अब स्वर को इनके साथ में लगा दीजिए। आप चाहो तो इसको ऐसे यहां लिख सकते हो। इसके बाद र क्या है आपका आधा है, इसको स्वर मिल रहा है, ये पूरा हो गया, तो ये क्या बन गया आपका उद्धार हो गया। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख दो, दोनों ही सही है। एनसीईआरटी अब इसको अधिक ज्यादा प्रीफर करती है, इसको नहीं करती। उसने संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करना अब कम कर दिया है एनसीईआरटी ने। वहां पर आप जब भी देखोगे तो अगर क्षेत्र लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर वो का और शाही अधिक प्रीफर करते हैं, या फिर ये द और धा आप उद्धा लिखते हैं ना, तो इसको द और धा ही लिखते हैं। ठीक है, तो बात आपकी अच्छी तरीके से यहां तक समझ में आई होगी। किसी भी शब्द को जैसे देखिए बापर ही की मात्रा लगाई, क्या बना, बी बना। फिर इस दा और या को मिलाएंगे तो ये या बन जाता है, और ये आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, विद्या बन जाएगा। तो वर्णों को मिला भी सकते हो, वर्णों को तोड़ भी सकते हो। संभवतः आपको वर्ण विच्छेद समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हुआ तो कमेंट में आप इस चीज को जरूर लिखिएगा। अब मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, अब हम संधि की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, संधि की मैं परिभाषा दोबारा से दूंगा आपको। मैंने अभी क्या बात करी थी कि संधि क्या होता है, मैंने अभी आपसे जो बताया था संधि क्या होता है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मेल को संधि।
ठीक, ये आपको बात याद रखनी है कि जब दो वर्णों का मेल होता है तो मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। इसका एक छोटी सी बात समझिए, जैसे एक शब्द हमने लिया परम और एक लिया हमने अणु, तो हमें क्या करना है, अब शब्द तो भाई ये तो शब्द की बात हो गई, और मैं अभी कह रहा था कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो देखिए असल में होता क्या है कि वर्ण ही मिलते हैं एक दूसरे से संधि के द्वारा, ठीक है, लेकिन उन वर्णों को मिलाने के लिए हमको आधार चाहिए होता है, अर्थात शब्द चाहिए होता है। अगर आपके पास शब्द नहीं है तो आप संधि करके करोगे भी क्या भाई, वर्णों को जोड़ जोड़ के करोगे क्या भाई। जब दो शब्द होंगे किसी वाक्य, आप सबसे मुख्य क्या है आपका भाई, हम ये व्याकरण पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं, अपनी भाषा के लिए ही तो पढ़ रहे हैं, और मुख्य भाषा की प्रथम कड़ी क्या है, वाक्य है। आप वाक्यों से ही तो मनोभावों को व्यक्त करते हैं, तो सबसे जरूरी चीज वाक्य है, और वाक्य के लिए जरूरी क्या है, शब्द, और शब्द बनाने के लिए क्या है, वर्ण। तो इसीलिए सीधी सी बात है कि वर्णों के मेल को संधि अवश्य कहते हैं, लेकिन जब तक दो सार्थक शब्द नहीं होते तब तक हम संधि करते नहीं हैं। बात समझ में आई, संधि होती वर्णों में है, लेकिन जब तक दो सार्थक शब्द नहीं होते तब तक हम संधि करते नहीं है। इस बात में एक मुख्य चीज छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है कि उसको समझने के लिए पहले हमको संधि विच्छेद समझना पड़ेगा। संधि विच्छेद क्या होती है कि संधि में अगर बात करी जाए, विभिन्न नियम आप पढ़ेंगे, तो संधि के नियमों को समझते हुए, संधि के नियमों को समझते हुए वर्णों को अलग करते हैं, और वर्णों को अलग करने के बाद में यदि वो दोनों शब्द अपने पूर्व रूप में आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। बात समझ में आई, दोनों शब्द जो होते हैं हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, संधि हो जाती है, और उनको अलग अलग कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, विच्छेद हो जाता है। यहां तक बात आपकी समझ में आई होगी। तो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब इसको संधि को आप अगर करोगे तो हमें दो वर्ण मिलाने हैं, तो कौन सा वर्ण मिलाए जाएंगे उसको भी समझ लीजिए। देखिए जैसे मान के चलिए रेल का एक इंजन है, उससे आपको रेल का डिब्बा जोड़ना है, तो रेल का डिब्बा कोई ऐसा तो है नहीं कि इसकी सर पर रख दिया जाए या नीचे से चिपका दिया जाए या साइड में चिपका दिया जाए। रेल का डिब्बा कैसे ज्वाइंट होता है, रेल का डिब्बा इंजन से, जैसे ये इंजन है और इससे रेल का डिब्बा पीछे से क्या कर दिया जाता है, ज्वाइंट कर दिया जाता है। अर्थात इंजन के पीछे के भाग में डिब्बे के आगे का भाग ज्वाइंट कर दिया जाता है, तो उसी को क्या कह देते हैं, एक रेल गाड़ी बन जाती है। बात समझ में आई। उसी तरीके से हम यहां पर भी करेंगे। ये एक सूत्र ही की तरह से आप याद रखिए कि जब संधि करते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अभी आपने वर्ण विच्छेद किया था ना, वो काम में आएगा। अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से संधि करता है। ठीक, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हमको लेना होता है। तो अब मैंने ये जो उदाहरण लिखा है इसके आधार पर हम यहां चलते हैं। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखना है। तो देखिए आप, परम धन अणु, अगर आपने अभी वर्ण विच्छेद किया था तो आपने देखा था कि ये जो अंतिम वर्ण है ये क्या है, अभी तो मां दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इस मां को देखें तो इस मां का अंत किससे हो रहा है। तो देखिए अगर हम, तो इस मां के अंतर्गत आपको अ दिखाई दे रहा होगा। हमने केवल उतना तोड़ा है जितने की हमें आवश्यकता है। ठीक है, तो इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या निकल के आया, अ निकल के आया। और इधर से अगर आप देखोगे तो पहला वर्ण क्या है, इधर भी अ है। ठीक है, बहुत आराम से समझाऊंगा मैं, सभी संधियां इसी तरीके से आराम से समझाऊंगा। ठीक है, मैं कोई आपसे भड़बड़ी नहीं कर रहा, और अगर आपको भड़बड़ी है तो आप मेरे वीडियो ना देखें। ठीक है, सीधी सी बात मैं यही कहूंगा कि अगर आपको सच्चा ज्ञान और अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है तो आप इस चैनल पर आइए। मैं दूसरों की तरह मूर्ख नहीं बनाता। YouTube पर बहुत से लोग आपको मूर्ख बनाने के लिए बैठे हैं जो आपका जीवन खराब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वही अच्छे लगते हैं तो आप वहाँ देखिए। अगर मैं अच्छा लगता हूँ मेरे को देखिए। अगर आपको संधि समझनी है तो यहाँ रुकिए। अगर आपको संधि केवल ट्रिक देखनी है तो ट्रिक आप कहीं और देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। परम धन अणु, अगर मैं इसकी बात करूं तो अब ये क्या मिल गया आपको, पहले का आखिरी, दूसरे का पहला, तो इन दोनों को मिलाकर आपने आ बना दिया। इसको यहां जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, परमाणु। तो आपने क्या देखा कि हमने जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण लिया और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लिया, तब जाकर क्या हुई हमारी
संधि हुई। तो यही संधि का नियम है और ये आपका फॉर्मूला है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण जब दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मिलता है तब क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। तो यहां तक आपकी समझ में आ गई होगी। असल में संधियां ये जो हैं ये हमारे हिंदी में नहीं होती। अब कहोगे हिंदी में तो सर जी आप पढ़ा रहे हो, फिर हिंदी में कैसे नहीं होती। मैं अगर बात करूं, हिंदी भाषा में संयुक्त शब्दों का प्रयोग ज्यादा नहीं किया जाता। असल में संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें बिना संधि के काम चलता ही नहीं है। हमारे यहाँ कारक विभक्तियां अलग से लिख दी जाती हैं, वह कारक विभक्ति जोड़ के लिखी जाती हैं। और संस्कृत में होता क्या है कि एक शब्द दूसरे शब्द से संधि कर लेता है, यानी कि पहले शब्द के वर्ण दूसरे शब्द के वर्ण से मिलकर संधि कर लेते हैं। अब कुछ शब्द संस्कृत के हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, तो जब वो शब्द हिंदी में आए हैं तो साथ में लेकर आए संधि के नियम। तो आपके लिए दूसरी बात ये हो गई जानने वाली कि अगर हम संधि कर रहे हैं तो 99% जो शब्द आप इसके अंतर्गत प्रयोग करेंगे वो सभी के सभी तत्सम होंगे। तत्सम अर्थात संस्कृत के होंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि संधियां किस में होती हैं, संस्कृत के शब्दों में ही होती हैं, हिंदी में संधियां नहीं होती। और जो होती हैं वो प्रत्यय के बनाते समय प्रयोग में होती हैं, वो मैं आपको अलग से कराऊंगा, वो आपकी परीक्षा में नहीं आते। वो ऐसे ही आपको मैं करा दूंगा कि हिंदी की कौन कौन सी संधियां, ये असल में संस्कृत की संधियां हैं जो हिंदी में भी प्रयोग होती हैं। तो बात समझ में आई। कहने को तो इन्हें भी हम हिंदी की संधि कहेंगे, लेकिन प्रॉपर हिंदी तद्भव शब्दों के लिए भी कुछ संधियां होती हैं। ये हिंदी के तत्सम शब्दों के लिए संधियां प्रयोग हो रही हैं। तो ये जितने भी नियम है कहां से आए हैं, संस्कृत से आए हैं। तो बात समझ में आई। अब हम समझते हैं संधि की परिभाषा आपने देख ही ली, संधि विच्छेद आप जानते ही हैं क्या होता है। अब बात करते हैं संधि होती कितने प्रकार की है। देखिए, अगर मैं प्रकार की बात करूं तो संधि 3 प्रकार की होती है। अगर आपने इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने आधा किला फतेह कर लिया। यहीं से आपकी बात आधी क्लियर हो जाएगी। तो संधि की बात करी जाए तो संधि 3 प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। बात समझ में आ रही है। स्वर संधि परिभाषा अभी आप खुद देंगे, देखिए चलते चलिए बात आगे बढ़ती जाएगी। देखिए, स्वर संधि की बात करी जाए तो स्वर संधि केवल एक ही प्रकार से बनती है। मैं अभी संधि के भेद नहीं करा रहा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। संधि जब हम स्वर संधि करते हैं तो एक ही तरीके से स्वर संधि होती है। जब स्वर से स्वर का मेल होता है, जब स्वर से स्वर मिलेगा तो सदैव कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। कहने का मतलब जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर देखो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर देखो तो दोनों में कौन सी संधि लगेगी, आपकी स्वर संधि लगेगी। तो स्वर संधि केवल एक ही प्रकार से बनती है। अब बात करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि 3 प्रकार से बनती है कि जब स्वर से व्यंजन मिल जाए, दूसरी जब व्यंजन से स्वर मिल जाए और तीसरी जब व्यंजन से व्यंजन मिल जाए, व्यंजन प्लस व्यंजन। तो ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार से बनती है व्यंजन संधि। स्वर व्यंजन का मेल हो, व्यंजन स्वर का मेल हो, या व्यंजन व्यंजन का मेल हो। और विसर्ग संधि आपकी 2 प्रकार से बनती है कि विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन। एक एक उदाहरण के जरिए मैं इसको समझा देता हूं, ठीक है। संधि नहीं करवाऊंगा लेकिन उनको उदाहरण के जरिए आपको समझ में आएंगी। देखिए, जैसे मैं बात करूं, अभी हमने परमाधन अणु किया था, विद्यालय किया था, तो विद्यालय के आधार पर भी देखिए विद्या और आलय। अब हमें क्या देखना होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पहले शब्द का अंतिम देखिए और दूसरे शब्द का प्रथम देखिए। तो इधर देखेंगे, इधर क्या है, आ है। देखो इधर क्या है, आ है, और इधर भी क्या है, आ है। तो जब दोनों तरफ स्वर होगा तो आपकी कौन सी होगी, स्वर संधि होगी। बात क्लियर हो गई। अब इधर आते हैं, स्वर और व्यंजन के मेल को देखते हैं। देखिए, स्वर एक तरफ स्वर हो और एक तरफ व्यंजन। देखिए,
इधर क्या है, आपको साफ तौर पर स्वर दिखाई दे रहा है, और इधर इस शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, छ से हो रही है। तो यहां पर आप देखेंगे स्वर से किसका मेल हो रहा है, व्यंजन का मेल हो रहा है। तो यहां कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन प्लस स्वर पर। ठीक है, व्यंजन और प्लस स्वर का अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही उदाहरण दिया था, वाक धन ईश। इधर देखिए का के नीचे हलंत लग रहा है, इसका मतलब इस शब्द का अंत किससे हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है। और यहां पर देखिए मात्रा क्या है, ई की मात्रा है। तो इधर आपको मिल रहा है क और इधर मिल रही है बड़ी ई। तो यहां मेल हो रहा है व्यंजन और स्वर का, तो यहां पर भी कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। अब बात करते हैं व्यंजन प्लस व्यंजन की। तो व्यंजन प्लस व्यंजन का आपका उदाहरण है ऋक धन वेद, बहुत सारे हैं। ठीक है, व्यंजन प्लस व्यंजन का जो उदाहरण है वो है ऋक तन वेद। इधर देखेंगे तो इस शब्द की समाप्ति क से हो रही है और इधर शब्द की शुरुआत वा से हो रही है, यानी कि इधर का है और इधर वा है। और देखेंगे तो दोनों तरफ व्यंजन है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। तो सीधी सी बात है कि यहां तक पहले आप पूरा समझिए कि अगर आपको शब्द इस रूप में दे रहा है, अर्थात विच्छेद रूप में आपको दो शब्द दिए हुए हैं और आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है बताइए इसमें स्वर संधि है या व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, तो आप यही देखकर बता सकते हो कि अगर दोनों तरफ स्वर है तो आपकी स्वर संधि है, अगर एक तरफ से भी स्वर निकल गया तो वो या तो व्यंजन संधि होगी या विसर्ग संधि होगी। व्यंजन संधि के क्या आधार है कि दोनों तरफ अगर व्यंजन है तो व्यंजन है, अगर एक तरफ व्यंजन और एक तरफ स्वर है तो वो क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। बात क्लियर हुई। अब विसर्ग की बात करते हैं। विसर्ग संधि में दो प्रकार से बनती हैं, एक विसर्ग प्लस स्वर से और एक विसर्ग प्लस व्यंजन से। विसर्ग प्लस की बात करी जाए तो देखिए विसर्ग प्लस का मतलब है विसर्ग से कोई भी स्वर मिला देना। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए कह धन अपि, इधर क्या है, विसर्ग है, और इधर क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा, अ दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं विसर्ग प्लस व्यंजन। देखिए नेह प्लस धन, तो आप इधर देख पा रहे होंगे कि इधर विसर्ग दिया है और इधर ध दिया है। ध से शुरू हो रहा है और ये विसर्ग से समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पर विसर्ग है और इधर ध है, तो इसलिए ये आपकी संधि क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। बात समझ में आई। तभी एक बच्चा पूछता है मेरे से कि सर जी विसर्ग अगर इधर दिया हो तो भाई आपको पता है कि विसर्ग कहाँ लगता है, किसी भी वर्ण के पीछे से लगाया जाता है। तो अगर हम इधर मान के चलो बात करें कि अह से अह को मिलाने की बात करें, तो क्या इस विसर्ग से कभी भी ये विसर्ग मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो कभी भी इधर विसर्ग संधि में आ ही नहीं सकता, आएगा तो कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। लगाने को विसर्ग आप कहीं पर भी लगा दो, ईशः वेदः विद्यालय, तो क्या कोई अंतर आ रहा है इनमें, संधियों में कोई अंतर नहीं आता। अगर दूसरे शब्द में हम पीछे से विसर्ग लगा भी दें तो शब्द में कोई अंतर या संधि करते समय कोई अंतर नहीं आता। लेकिन अगर पहले शब्द में विसर्ग लगा होगा तो आप समझ लीजिए कि 100% वो विसर्ग संधि होगी। तो इन तीनों को एक बार में और समझ लीजिए, इनको विस्तृत तरीके से मैं अगले वीडियो में स्वर संधियों को कराऊंगा, लेकिन आधा किला आपका फतेह यही करा दूंगा कि अगर आपने इतना सीख लिया तो समझ लीजिए आधा आप संधि आप करना सीख गए। सीधी सी बात है कि अगर स्वर से स्वर मिल रहा है तो आपकी स्वर संधि है। फिर हमें यह देखना होगा कि कौन सी स्वर संधि है, वो आगे की बात है। लेकिन अगर व्यंजन संधि होगी तो एक तरफ से अगर स्वर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो उधर क्या देखना है आपको, क्या व्यंजन संधि है, हाँ जी। तो स्वर से व्यंजन मिल रहा होगा तो कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। और व्यंजन से व्यंजन मिलेगा तो भी व्यंजन संधि, और व्यंजन से स्वर मिलेगा तब भी व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि कब होती है, जब पहले शब्द के साथ में विसर्ग लग गया। बात समझ में आ रही है, पहले शब्द के, एक शब्द ये रहा और एक शब्द ये रहा, अगर पहले शब्द में विसर्ग लग गया तो आपकी क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, चाहे इधर स्वर हो चाहे व्यंजन हो। तो परिभाषाएं भी इसी तरीके से हैं। स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि, स्वर से व्यंजन या व्यंजन से व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं, और विसर्ग से स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। यही इनकी क्या है, परिभाषाएं हैं। आशा करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे आगे हम जो अगला वीडियो है उसमें स्वर संधि को विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं जो वीडियो पढ़ाऊंगा, देखिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि बीच में थोड़ा सा मेरा दिमाग गर्म हो गया था, मैं आपसे भूल गया कि आप यहाँ देखिए ऐसा होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रमाणित ज्ञान आपको लेकर आ रहे हैं, हम 14-14, 15-15 किताबें पढ़ते हैं व्याकरण की। मैं अपनी नहीं बात कर रहा हूं, मैं अपने जैसे कई अध्यापकों की बात कर रहा हूं, और YouTube पर बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं
मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ऐसा ज्ञान लेकर आते हैं जो ज्ञान प्रमाणित हो, जिससे बच्चों का नुकसान ना हो जाए, लेकिन उन पर जब मैं जाके देखता हूं तो उन पर व्यू नहीं होते, ना उन पर कोई देखने वाले लोग होते हैं, ना लाइक मिलते हैं, ना शेयर मिलते हैं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनका वीडियो समझाने वाला होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उनको पसंद आते हैं इस टाइप की वीडियो कि 15 मिनट में आपको संधि पूरी खत्म कर दे, और 15 मिनट में संधि खत्म कर दे और नैनो सेकंड में आप उस संधि को पहचानना सीख जाओ। तो वो तो एक भाई ट्रिक वाली बात हो गई। या ट्रिक नहीं सिखाई जाती। अगर आपको सही में संधि अच्छी तरीके से सीखनी है तो आप वीडियो को अच्छी तरीके से ऐसे लोगों के आधार पर देखिए जो आपको सही में पढ़ाने के मन से आते हैं, यहाँ पर आपको धोखा देने के मन से नहीं आते। कई सारे यूट्यूबर मैंने देखे हैं, नैनो सेकंड में संधि, 1 सेकंड में आप समास सीखिए, 1 सेकंड में वो समझिए। पता नहीं हिंदी को क्या समझ रखा है। एक मानवाब ने तो लिख रखा था कि आधे 1 घंटे में हिंदी का काम तमाम। तो भाई तुम हिंदी पढ़ा रहे हो और हिंदी की इज्जत नहीं कर रहे। हिंदी का काम तमाम तुम कर लोगे या कोई हिंदी का काम तमाम कर सकता है? आप जब जिस भाषा को बोल रहे हैं उसका सम्मान नहीं कर सकते तो आपको पढ़ाने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो ठीक है, मैं ज़्यादा आपसे नहीं कहूँगा, बस आपसे माफ़ी चाहता हूं। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।